जवाब नहीं दिया, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर कब कब किरकिरी हुई है। सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। कब कब किरकिरी हुई अखिलेश यादव के किन बयानों के साथ? गांधी, पटेल और जिन्ना ने आजादी दिलाई। एक भाषण में अखिलेश यादव ने यह बात कही और बीजेपी ने हमला किया कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण के लिए जिन्ना का नाम ले रहे हैं। बीजेपी की गन्ना की बात करती है और अखिलेश जिन्ना की बात करती है। भाजपा ने इसको इस तरह से आगे किया, पार्टी का नाम जिन्नावादी पार्टी कर लेना चाहिए अखिलेश यादव को। इतना ही नहीं, अपना खुद का नाम भी बदल लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अल-कायदा के जो संदिग्ध लखनऊ से पकड़े गए थे, उनको बीजेपी सरकार और बीजेपी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे, ये बयान भी वो दे चुके हैं। जबकि मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, अखिलेश ने वैक्सीन पर अफवाह फैलाई, इसको भाजपा की वैक्सीन कहा। इससे देश के साइंटिस्ट, देश, सरकार, देशवासियों का अपमान हुआ। भाजपा ने इसको इस तरीके से आगे रखा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बात जो है बीजेपी ने हमला करते हुए कही है। तो एक एक करके अखिलेश यादव के वो बयान हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर उनकी किरकिरी हो चुकी है। और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और अब डिबेट में मैं लेकर आना चाहूंगी सतीश प्रकाश जी को, जो कि बसपा के सपोर्टर हैं। सतीश जी, ये बताइए, पूर्व में आप भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जब भी इस तरह के बयान सामने आए, हमेशा विपक्ष या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को ही बैकफुट पर आना पड़ा और फायदा भाजपा को हुआ। और इस बार भी जिस अंतिम क्षण और जिस अंतिम यात्रा की बात अखिलेश यादव अपने बयान में कर रहे हैं, उसे लेकर अब भाजपा घेर चुकी है सपा को। देखिए आस्था जी, विकास की सीढ़ी से फिसली भी बीजेपी हमेशा धर्म की चौखट के ऊपर जाकर के गिरेगी, ये बात हमको बहुत पहले से ही मालूम है। बीजेपी को विकास की उसकी जो पॉलिटिक्स है वो खत्म है, तो अब उसको जिन्ना चाहिए, औरंगजेब चाहिए और तमाम वो व्यवस्थाएं चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि वो बीजेपी को चुनावी थाली में जिन्ना परोस रही है और औरंगजेब परोस रही है। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। 4.5 साल की बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, या धार्मिक उन्माद का मुद्दा हो, या जातीय उन्माद का व्यवस्था हो, इस सब मुद्दों पे कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम है। एक सवाल मैं जरूर कहूंगा, बीजेपी को या भाजपा सरकार को आप नाकाम बता रहे हैं। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी प्रवक्ता हैं। विनोद जी, क्या कहना है आपका इस तरह की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से, और दूसरी तरफ भारत सरकार और यूपी सरकार के इस तरह के आयोजन, क्या संदेश इससे जा रहा है? नफा नुकसान किस तरह आप दिख रहे हैं? आस्था जी, देखिए, आपका तो नाम स्वयं आस्था है, और भारत में जब आस्था, विश्वास और संस्कृति की बात आती है तो निस्संदेह भाजपा को छोड़ के बड़ा दुख होता है कि बाकी सारे के सारे दल उसको गाली गलौज को उतराते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब राम की बात आती है या काशी की बात आती है, मथुरा की बात आती है, तो ये सारे के सारे एक साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे बिलबिलाने लग जाते हैं। आखिर क्यों? आखिरकार हिंदू संस्कृति को अगर बढ़ाने की कोई बात करता है तो ये तुरंत इनका विकास बीच में आड़े आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार जो कांग्रेस अपने जो सपा के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में जो 5 मंत्र गिनवाए थे, क्या मंत्र हैं ये? छल कपट दंभ, ये क्या मंत्र की जगह आप आयत बोल सकते हो क्या इनको कि कुरान की आयत है ये? आपको मंत्र बोलते हो छल कपट दंभ को? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये भव्यता के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा अपमान है। जनता पार्टी का मंत्र ये लोग बार-बार जो है ये हिंदू समाज को अपमानित करके और कलंकित करने का प्रयास करते हैं। ये वही जमात है जिन्होंने बार-बार राम जन्मभूमि पर उनको भव्य मंदिर बनाने के लिए गए कारसेवकों के ऊपर और अभी काशी में जाने वाले लोग के अंतिम संस्कार समझ में आनी चाहिए आपको। अरे मुक्ति का धाम है वो, काशी का धाम मुक्ति का धाम है भाई साहब, उसका समझ में आने चाहिए। अरे आप इतने विद्वान आदमी हैं और आप इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा ठीक है विनोद बंसल जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका जवाब हम धर्मेंद्र यादव जी से ले लेते हैं। सपा प्रवक्ता हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए इस बात का। छल कपट इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, क्यों नहीं उसको आप आयत कह रहे हैं? क्यों मंत्रों से उसको जोड़ रहे हैं? क्या हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हैं आप? मंत्री जी, अगर आज ये बताएं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने किसानों को टायर के नीचे कुचल दिया, अजय मिश्रा टेनी ने क्या बयान दिया कि अगर हमारा बेटा वहां पर मौजूद हो तो हम इस्तीफा दे देंगे। उनका बेटा मौजूद था, इस्तीफा दिया। मंत्र है क्या ये आयत नहीं है क्या? आप बोलिए कुरान की आयत है। अपनी बात रखिए, मेरा निवेदन है एक एक करके अपनी बात रखिए।
इस तरह से किसी की बात जनता नहीं समझ पाएगी। जो दर्शक ये शो देख रहे हैं, आप में से किसी का तर्क ठीक प्रकार से जनता समझ ही नहीं पाएगी। एक वक्त में इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे। धर्मेंद्र यादव जी 30 सेकेंड अपनी बात पूरी कीजिए। मैं मोहसिन रजा साहब के पास बेटियों के साथ जो अपमान हुआ उसका क्या होगा? कमजोर हो जाता है। अरे बेटियों के साथ अपमान सबसे ज्यादा इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या आपको जब से कानून बनाए तब से लेकर सबसे ज्यादा कैसी सरकार है लोगों के बीच में। बंसल साहब, सतीश प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी। आपको अपना समय दिया गया। यदि कुछ काउंटर आप करना चाहते हैं उसके लिए मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके अपनी बातों को रखें, वरना आप क्या कह रहे हैं जनता समझ नहीं पाएगी। सबकी आवाज एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और कुछ भी कन्वे नहीं होगा। धर्मेंद्र यादव जी 30 सेकेंड। आस्था जी मेरी बात पूरी नहीं होती है, बीच में कूद पड़े थे। मैं आस्था जी ये कह रहा हूं कि क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? ये झूठ नहीं है क्या है? छल नहीं है क्या है? कपट नहीं क्या है? धोखा नहीं है क्या है? विश्वासघात नहीं है क्या है? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या बेटियों के साथ भ्रष्टाचार रुक गए? बेटियों के बलात्कार रुक गए? कहां पे आप बोलिए कुरान की आयत है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी। विनोद बंसल जी आप जवाब दे रहे थे। धर्मेंद्र यादव जी आपने अपना पॉइंट रखा। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, फिर मैं मोहसिन रजा साहब के पास जाऊंगी। आस्था जी मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार छल कपट दंभ द्वेष ये क्या, ये कुरान की आयतें हैं क्या? ये वो नहीं हो सकती क्या? वेद मंत्र इनको नजर आते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जब आस्था की बात आती है तो ये बिलबिला जाते हैं। आप मुझे बताइए आखिरकार अब तक जो है जिहादियों की सरकार इन्होंने चलाई है। आप देखिए वो जो भारत माता को डाइन करता था, वो डाइन कहता था, वो इनका कैबिनेट मंत्री था। और जो वंदे मातरम का विरोध करके संसद से भाग गया, वो इनका आज भी सांसद है। कमाल की बात है। कोरोना काल में कोरोना के ऊपर डॉक्टरों के ऊपर किस तरह का बड़ा घृणित हमला इसने किया था, ये इनका सांसद है। और ये सांसद वही है सांसद जो कि ये कहता है कि हमें तो चार महिलाओं रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। या छल नहीं है, एक कपट नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, विनोद बंसल जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। रुक अब मोहसिन रजा साहब का करना चाहते हैं। मोहसिन रजा जी ये बताइए कि आप पर गंभीर आरोप यही लग रहे हैं क्योंकि अब चुनावी मौसम आ रहा है, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। आपने कोई काम नहीं किया, चाहे वो नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, रोजगार देने की बात हो, महंगाई की बात हो, गरीब की बात हो। ये आरोप आप पर लग रहे हैं और अब जनता के बीच आप जाएंगे और इसीलिए आपको पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। ये लोग जाने पोलराइजेशन क्या होता है। हमने तो प्रदेश की 24 करोड़ जनता से जो संकल्प लिया था वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। आज गांव, गरीब, किसान, नौजवान सब संपन्न हो रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं, कानून का राज स्थापित हुआ है। आज अपराधी ध्वस्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में बेहतर हुई है। आज यहाँ उद्योग लग रहे हैं, यहाँ 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां हमने पारदर्शी तरीके से दी हैं। ये लोग तो नौकरियां बेचने का काम करते थे विपक्ष के लोग। और हमारी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही थी, उन्होंने तो देश में क्या किया, एक शौचालय नहीं दे पाए आप लोग 60 सालों में। तो आप कौन सी बात कर रही हैं? हम तो 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फ्री राशन दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फ्री राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है और रोजगार मिल रहा है। ठीक है मोहसिन रजा जी, आपके अपने दावे हैं, क्या क्या सरकार कर रही है कोरोना काल में, उसने लोगों के लिए क्या किया। लेकिन चूंकि अब समय खत्म हो रहा है और जाते जाते मैं चाहूंगी धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि प्रदेश की जनता आपको देख रही है और इससे पहले भी कई बयान अखिलेश यादव इस तरह के दे चुके हैं जिन पर आपकी किरकिरी हुई है, आप घिर गए हैं। पूरी डिबेट में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग रिमार्क में ही सही आप कम से कम इस विषय पर बोले। अलकायदा के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या तुष्टीकरण की राजनीति। कोरोना के काल का आपने जिक्र किया तो उन्होंने इसे बीजेपी की वैक्सीन बता दिया, जबकि मुलायम सिंह यादव ने खुद वो वैक्सीन लगवाई। आस्था जी, आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में कौन सी वैक्सीन बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के चले जाते हैं बिना बताए, ये कोई टिप्पणी नहीं है, कोई गलत टिप्पणी नहीं है, आप इसकी बात नहीं करेंगी। या वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनवाई थी, भारतीय जनता वैक्सीन बीजेपी ने बनाई थी, वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनाई थी। आपने भाजपा हेडक्वार्टर का नाम किस तरह लिया? एक सियासी पार्टी का इसमें क्या रोल है? सरकारें चलती हैं, साइंटिस्ट इस दिशा में काम करते हैं, सरकारों का काम है उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करना। बीजेपी के लोग क्या इस तरह भ्रम नहीं फैलाया आपने धर्मेंद्र यादव जी? और बाद में नेताजी ने खुद जाकर वो वैक्सीन लगाई। बताइए, आप जनता का हिमायती होने की बात करते हैं, आप देश के बड़े बड़े दावों और कामों पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अपने इन बयानों से कैसे भाग सकते हैं?
नहीं, तबलीगी जमात पर प्रतिबंध की मांग कब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तबलीगी जमात पर प्रतिबंध की मांग कब करेंगे? जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में कौन सी वैक्सीन बनी है? भारतीय जनता पार्टी ने खुद वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का अपमान किया कि ये वैक्सीन हमने बनवाई है। वैज्ञानिकों को इनको जाके देनी चाहिए।